नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आखिर केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म साथ ही डिजिटल न्यूज के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। अब सरकार ने इस पर बहुत नियम कानून रख दिए हैं, अंकुश की शुरुआत कर दी है। सरकार ने साफ साफ कहा कि आलोचना और सवाल उठाने की देश में पूरी आजादी है, पर सोशल मीडिया के करोड़ों यूजर्स की शिकायत निपटाने के लिए भी कोई न कोई फोरम तो होना ही चाहिए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज ये बात कही कि सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट डाला जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर हटाना भी पड़ेगा। यानी सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है कि सोशल मीडिया पर लोगों को मनमानी करने नहीं दिया जा सकता। मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह पता होना बहुत जरूरी है कि कोई भी गलत ट्वीट या गलत कंटेंट कहां से शुरू होता है, किसने सबसे पहली बार उसे पोस्ट किया है। इसी के साथ ही सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज पोर्टल्स के बारे में भी कहा कि उन्हें खुद को नियंत्रित करने की व्यवस्था बनानी चाहिए। जिस तरह से फिल्मों के लिए फिल्म प्रमाणन बोर्ड है यानी सेंसर बोर्ड है, वैसी ही व्यवस्था ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी होनी चाहिए। यह तय होना चाहिए कि ओटीटी पर दिखाया जाने वाला कंटेंट उम्र के हिसाब से हो। यह नहीं कि कोई भी कंटेंट किसी भी शख्स को दिखा दिया जाए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमें शिकायत मिली थी कि सोशल मीडिया क्रिमिनल्स, आतंकवादी और हिंसा फैलाने वाली गतिविधियों को प्रमोट करने का प्लेटफॉर्म बन गया है। यह रविशंकर प्रसाद ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। रविशंकर प्रसाद ने यह बात कही कि सोशल मीडिया आतंकवादी गतिविधियों और हिंसा फैलाने का हिंसा को प्रमोट करने का एक प्लेटफॉर्म बन गया। भारत में व्हाट्सएप के 50 करोड़ यूजर्स हैं, फेसबुक के 41 करोड़ यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम के यूजर्स की संख्या भी कोई 21 करोड़ है और ट्विटर पर भी करोड़ों लोग आज की तारीख में मौजूद हैं। तो इन सारे प्लेटफॉर्म पर गलत तरीके से लोग सूचनाएं देते हैं, गलत तरीके से सूचनाएं फैलाते हैं और फेक न्यूज फैलाने में मदद करते हैं। मंत्री ने कहा कि इस बारे में हमें बहुत सारी शिकायतें मिली हैं और ये चिंताजनक बात है कि सरकार ने इसे प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइन तैयार करने का फैसला किया है। ये मंत्री कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक बात है कि हमें ये करना पड़ा। आइए अब एक बात करते हैं कि आखिर सोशल मीडिया के लिए ये गाइडलाइंस क्या हैं, क्या गाइडलाइंस है जो सरकार ने तय की है। ये बात तय है कि सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उन पर करोड़ों लोग उनमें एक्टिव हैं। लोग कई कई प्लेटफॉर्म पर एक साथ एक्टिव हैं, लेकिन वहां अगर कोई गलत कंटेंट आता है तो उसकी शिकायत के निपटारे के लिए कोई एक फोरम इस देश में नहीं है। इस बात पर मंत्री महोदय ने चिंता व्यक्त की। अगर कोई अदालत या सरकारी संस्था किसी आपत्तिजनक शरारती ट्वीट या मैसेज के फर्स्ट ओरिजिनेशन की जानकारी मांगती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब ये जानकारी देनी होगी। यानी कोई मैसेज अगर फेसबुक पर चल रहा है या ट्विटर पर चल रहा है, भड़काऊ मैसेज चल रहा है, तो ये बताना होगा उस प्लेटफॉर्म को कि ये जानकारी कहां से जनरेट हुई। मंत्री महोदय का कहना है कि भारत की अखंडता, एकता और सुरक्षा के मामलों से जुड़ी व्यवस्थाओं को देखते हुए और साथ ही सामाजिक व्यवस्था और दूसरे देशों से रिश्ते, महिलाओं के शोषण जैसे मामलों में ये बात लागू होगी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बताना होगा कि वो सामग्री कहां से जनरेट हुई है और उसका ओरिजिन कहां हुआ, ताकि दोषी को पकड़ा जा सके, सरकार अपने तरीके से कार्रवाई कर सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में शिकायतें आती हैं, लेकिन उससे निपटारे का कोई मैकेनिज्म उनके पास नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। एक अधिकारी की नियुक्ति इन सभी को प्लेटफॉर्म वालों को करना होगी और उसका नाम भी उजागर करना होगा ताकि किसी को कोई शिकायत हो इस प्लेटफॉर्म पर तो वहां शिकायत की जा सके। अगर इस अधिकारी के पास कोई शिकायत की गई तो उसे 24 घंटे के भीतर शिकायत का निपटारा करना होगा। कोई घटना होती है
कोई गलत ट्वीट होता तो उसकी शिकायत 24 घंटे के भीतर करनी होगी और उसका निपटारा भी इस अधिकारी को करना होगा। यूजर के मामले में, खास तौर पर महिलाओं के मामले में आपत्तिजनक पोस्ट अगर की जाती है तो शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर वो कंटेंट हटाना होगा जिसमें किसी महिला ने शिकायत की हो कि उनके चरित्र पर लांछन है या उनकी बदनामी की बात है। सरकार ने यह भी कहा है कि इन सभी सोशल मीडिया की कंपनियों को हर महीने एक रिपोर्ट देनी होगी। सरकार को रिपोर्ट देनी होगी, बताना होगा कि एक महीने में कितनी शिकायतें आई, उन पर क्या कार्रवाई की गई और उन शिकायतों का निपटारा कैसे किया गया। इसके साथ ही मीडिया यूजर के कंटेंट को हटाना है तो उसकी वजह भी बतानी पड़ेगी। अगर किसी व्यक्ति ने कोई आपत्तिजनक पोस्ट की है और उसे हटाया गया है तो इन सोशल मीडिया कंपनी को बताना होगा कि ये कंटेंट क्यों हटाया गया, इसको हटाने की क्या जरूरत आ पड़ी। इसके साथ ही सरकार इस बारे में मुतमईन है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में यूजर के रजिस्ट्रेशन के लिए वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म होना चाहिए। वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म अभी सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया है, लेकिन ये तय है कि आगे जाकर आधार कार्ड या पैन कार्ड से इन सबको जोड़ा जा सकता है। ओटीटी और डिजिटल न्यूज के लिए भी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। ये ओटीटी और डिजिटल न्यूज के लिए 3 फेज का एक मैकेनिज्म सरकार ने बनाने की घोषणा की है। इसमें सभी जानकारियां देनी होगी। अभी रजिस्ट्रेशन की तो कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन ये जानकारी जरूर देनी होगी कि उनका सिस्टम क्या है, उन्हें क्या शिकायतें आई है। इसके साथ ही शिकायतों के निपटारे के लिए भी एक सिस्टम बनाने के बारे में मंत्री ने कहा है। ये भी कहा है कि उन्हें सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी पड़ेगी जिसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज या उसी लेवल का कोई व्यक्ति लीड कर सकेगा। अगर किसी मामले में तुरंत एक्शन की जरूरत है तो इसके लिए सरकार के स्तर पर एक व्यवस्था बनाई जाएगी। यानी सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म या डिजिटल मीडिया से किसी को कोई शिकायत है तो उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा और सरकार के स्तर पर व्यवस्था बनाई जाएगी कि कौन व्यक्ति इन लोगों को देख रहा है और उसका क्या मकसद है। जैसे फिल्मों के लिए प्रमाणन होता है, सेंसर बोर्ड कहा जाता है, पुराना नाम है, लेकिन फिल्म सर्टिफिकेशन होता है, वैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी प्रोग्राम कोड फॉलो करने की बात कही गई है। कंटेंट को, ओटीटी के कंटेंट को उम्र के हिसाब से क्लासिफाई किया जाएगा। यानी कौन सा कंटेंट किस एज ग्रुप के लोगों के लिए है, कौन सा कंटेंट 13+ वाले लोगों के लिए है, कौन सा कंटेंट 16+ वालों के लिए है और कौन सा कंटेंट एडल्ट कैटेगरी का है। इसका वर्गीकरण ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगा। अभी फिल्मों में प्रमाणन के वक्त ये बताया जाता है कि फिल्म किस कैटेगरी की है। इसके साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पेरेंटल लॉक ऐसी व्यवस्था भी लागू करने की बात कही गई है। ये एक व्यवस्था भी की जा रही है। अभी इस बारे में नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, केवल गाइडलाइन जारी हुई है, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा ये गाइडलाइन प्रभावी हो जाएंगी। और नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आखिर केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म साथ ही डिजिटल न्यूज के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। अब सरकार ने इस पर बहुत नियम कानून रख दिए हैं, अंकुश की शुरुआत कर दी है। सरकार ने साफ साफ कहा कि आलोचना और सवाल उठाने की देश में पूरी आजादी है, पर सोशल मीडिया के करोड़ों यूजर्स की शिकायत निपटाने के लिए भी कोई न कोई फोरम तो होना ही चाहिए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज ये बात कही कि सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट डाला जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर हटाना भी पड़ेगा। यानी सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है कि सोशल मीडिया पर लोगों को मनमानी करने नहीं दिया जा सकता। इस गाइडलाइंस के लिए फिलहाल 3 महीने का वक्त हम दे रहे हैं, यानी 3 महीने ये गाइडलाइन रहेगी। इसके बाद सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज के लिए ये गाइडलाइन 3 महीने बाद लागू होगी। क्या क्या इसमें होना है
इस मैकेनिज्म में सुधार की क्या क्या गुंजाइशें हैं, इस सब मामले में सरकार का ध्यान है और सरकार उस पर बराबरी से निगाह रखे हुए है। नियमों और कानूनों का पालन करवाने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक चीफ कॉम्प्लायंस नोडल अफसर होगा। इसके अलावा सरकार अपने अपने लेवल में कई स्तर पर यह व्यवस्था रखेगी कि सरकार की इन गाइडलाइन का पालन होता रहे। जो लोग इन कंप्लायंस से जुड़े हैं उन्हें 24 घंटे सरकारी एजेंसियों के संपर्क में रहना होगा। नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होगा। शिकायतों के निपटारे के लिए रेसिडेंस ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी और ये सारे अफसर भारत में ही रहेंगे। इसी पहले खबर थी कि जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 50,000 से अधिक यूजर्स हैं उनके लिए ये अनिवार्य होगा। एक और बात गाइडलाइंस में कही गई है कि कोई भी पोस्ट या मैसेज के ओरिजिनेटिंग सोर्स की पहचान बनानी होगी। यानी अगर फेसबुक या ट्विटर पर कोई भी पोस्ट जो सबसे पहले की जाती है, जिसके वायरल होने के चांसेस हैं, जिससे फेक न्यूज फैलने की आशंका हो, तो उसकी पहचान करना इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का काम होगा। मंत्री महोदय का कहना है कि यह काम भारत की एकता, अखंडता, सामाजिक व्यवस्था और महिलाओं के सम्मान से जुड़ी हुई है। ऐसे मामलों में अगर कोई दोषी हुआ तो उसे सजा दी जाएगी और वो सजा 5 साल से कम की नहीं होगी, 5 साल से अधिक की ही होगी या 5 साल की होगी, ऐसा मंत्री महोदय ने कहा। यूजर की बात भी अनसुनी नहीं की जा सकती। मंत्री महोदय ने यह भी बात कही कि ये नहीं कि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट लिखे और ये प्लेटफॉर्म वाले मनचाहे तरीके से उसे हटा दें। ये ऐसा नहीं कर सकते, इन्हें कारण बताना होगा और ये बताना होगा कि आखिर वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्हें ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है। मंत्री महोदय ने एक बात और कही कि इस पूरे मामले का संबंध भारत की एकता, अखंडता से तो है ही, दूसरे देशों के से रिश्तों से जुड़े कानून के तहत भी ये प्रतिबंधित हो सकते हैं। मंत्री महोदय ने बहुत खुलकर कहा कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स का भारत में स्वागत है। वे यहाँ आए, बिजनेस करें, पैसा कमाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वे भारतीयों को कमजोर नहीं कर सकते। उन्हें भारतीयों को भी मजबूत करना होगा, उनके विचारों को मजबूत करना होगा, उनके विचारों को अभिव्यक्ति देनी होगी और देश की एकता और अखंडता का ध्यान रखना होगा। सोशल मीडिया में डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के कैपिटल हिल्स में अगर अटैक होता है तो वहां आप पुलिस कार्रवाई का समर्थन करते हैं, लेकिन भारत में अगर लाल किले पर पुलिस पर हमला होता है तो वहां हमलावरों का विरोध करते हैं और पुलिस का समर्थन नहीं करते। इस तरह के दोहरे कानून अब सोशल मीडिया पर नहीं चल पाएंगे। ये बात रविशंकर प्रसाद ने कही। प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी आज एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमने सोशल मीडिया के साथ ही डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म को 2 बार मौका दिया कि वे सेल्फ रेगुलेशन को अपनाएं, अपनी गाइडलाइन बनाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्टल की तरह करोड़ों लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आ गए हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी ऐसे कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं जिसकी न्यूज वर्दी है। अगर आप प्रेस से हैं तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है जो प्रेस की गतिविधियों पर निगरानी करती है, उसके लिए प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना होता है। लेकिन देश में डिजिटल मीडिया के लिए अभी ऐसा कोई भी बंधन नहीं है। यानी डिजिटल मीडिया खुला सांड है, वो चाहे जहां मुंह मार सकता है, चाहे जिसको सींग मार सकता है, उस पर किसी का भी कोई नियंत्रण नहीं है। मंत्री महोदय का ये कहना है। उन्होंने एक बात और कही कि इसी तरह प्रेस टीवी केबल नेटवर्क के लिए भी एक व्यवस्था है, उसे वे फॉलो करते हैं। यानी न्यूज चैनल हो, प्रिंट हो, वे सभी किसी न किसी व्यवस्था के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ ऐसी कोई बात फिलहाल नहीं है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार चाहती है कि सभी मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक न्यायिक व्यवस्था हो।
कुछ नियमों का पालन तो सभी को करना होगा और एक व्यवस्था बनानी होगी कि देश में कैसे काम हो रहा है। सदन में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 50 से अधिक सवाल पूछे गए थे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर निगरानी के लिए क्या व्यवस्था है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कामकाज कैसे हो रहा है, ये देखने वाला कौन है। इसके लिए सरकार ने दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में मीटिंग बुलाई, ओटीटी से जुड़े सभी लोगों को मीटिंग बुलाई। सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों को कहा था कि वे सेल्फ रेगुलेशन जारी करें, लेकिन उन्होंने कोई सेल्फ रेगुलेशन माना नहीं, न ऐसी कोई व्यवस्था की। इसके बाद फिर एक मीटिंग हुई, उसमें सरकार ने 100 दिनों के भीतर व्यवस्था सुधारने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी व्यवस्था सुधरी नहीं। इसके बाद सरकार ने सभी मीडिया के लिए एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम बनाने की सोची। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मीडिया की आजादी लोकतंत्र की आत्मा है और हर आजादी जिम्मेदारी से भरी होनी चाहिए। आजादी का अर्थ जिम्मेदारी से हटना नहीं है। ये नियम तो अब आ गए हैं, ये गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। अब इन पर अमल कैसे होगा, इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, इस पर अभी तत्काल कुछ कहा नहीं जा सकता। थोड़ा समय लगेगा इन सभी गाइडलाइन को बात कही गई है। कंटेंट को, ओटीटी के कंटेंट को उम्र के हिसाब से क्लासिफाई किया जाएगा, यानी कौन सा कंटेंट किस एज ग्रुप के लोगों के लिए है, कौन सा कंटेंट 13+ वाले लोगों के लिए है, कौन सा कंटेंट 16+ वालों के लिए है और कौन सा कंटेंट एडल्ट कैटेगरी का है। इसका वर्गीकरण ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगा। अभी फिल्मों में प्रमाणन के वक्त ये बताया जाता है कि फिल्म किस कैटेगरी की है। इसके साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पेरेंटल लॉक ऐसी व्यवस्था भी लागू करने की बात कही गई है, यानी पेरेंट अपने बच्चों के लिए ऐसे कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हैं जिससे वे समझते हैं कि उनके बच्चों के लिए उसका देखना ठीक नहीं है। ये एक व्यवस्था भी की जा रही है। अभी इस बारे में नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, केवल गाइडलाइन जारी हुई है, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा ये गाइडलाइन प्रभावी हो जाएंगी और इसका पालन करना अनिवार्य होगा। अभी सरकार पर है कि सरकार कब नोटिफिकेशन जारी करता है। रविशंकर प्रसाद ने ये बात भी कही कि आज हमने जो भी गाइडलाइन जारी की है उस पर अमल करना जरूरी होगा। इस गाइडलाइंस के लिए फिलहाल 3 महीने का वक्त हम दे रहे हैं, यानी 3 महीने ये गाइडलाइन रहेगी। इसके बाद सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज के लिए ये गाइडलाइन 3 महीने बाद लागू होगी। क्या क्या इसमें होना है, इस मैकेनिज्म में सुधार की क्या क्या गुंजाइशें हैं, इस सब मामले में सरकार का ध्यान है और सरकार उस पर बराबरी से निगाह। थोड़ा समय लगेगा इन सभी गाइडलाइन को पढ़ने में, इसको समझने में, लेकिन 2011 से यानी 10 साल पहले से सरकार इसी गाइडलाइन बनाने की सोच रही थी और 10 साल बाद अब जाकर सरकार इसमें कामयाब हुई है कि इस तरह के तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई न कोई सरकारी नियंत्रण हो या सरकारी गाइडलाइन हो, ऐसी बात सरकार ने कही। 10 साल लगे इन गाइडलाइन को जमीनी हकीकत में उतरने में। अब इनके बारे में कानून बनने में कितना समय लगेगा ये बात अभी कही नहीं जा सकती। अभी भी लेकिन कुछ बातें मुद्दे विचार करने लायक हैं। जैसे एक मुद्दा तो ये कि अगर किसी का अपमान होता है, किसी महिला का अपमान होता है, तो सोशल मीडिया को वो कंटेंट 24 घंटे में हटाना होगा। अब अगर किसी महिला का अपमान करना हो या किसी ने दुर्भावनापूर्वक किसी महिला के बारे में कोई बात सोशल मीडिया पर लिख दी, पोस्ट कर दी या ट्वीट कर दिया और 24 घंटे किसी की भी बेइज्जती करने के लिए, किसी को भी बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर पर्याप्त है। अखबारों के साथ 24 घंटे की अवधि ठीक लगती है कि आमतौर पर अखबारों का प्रकाशन 24 घंटे में एक बार होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर तो ऐसी कोई बात करना शायद बड़ा मुश्किल है। एक बात और जरूर है कि सर्विस प्रोवाइडर जो भी हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म के हों या सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म के हों, सरकार ने पहली बार थोड़ा सख्त रवैया दिखाया
इसकी चर्चा बहुत दिनों से की जा रही थी, लोग इसे किसान आंदोलन से जोड़कर भी देख रहे हैं। और आज जब ये गाइडलाइन जारी की गई, तभी मोदी रोजगार दो के नाम पर लाखों ट्वीट हो रहे हैं और सरकार के खिलाफ लोग अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो गाइडलाइन अपनी जगह सही है, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि ये गाइडलाइन अपनी सही बात कहने वाले लोगों के लिए, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खतरा बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे सरकार ने एक झाड़ू फेर दी है और तमाम सर्विस प्रोवाइडरों और ओटीटी प्लेटफॉर्म को अपने शिकंजे में ले लिया है। अब कानूनी धाराओं में इन्हें कवर किया ही जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सरकार के पास कोई जादू की छड़ी आ जाएगी और सोशल मीडिया एकदम अल्लाह की गाय हो जाएगा, सुधर जाएगा। लेकिन यह जरूर है कि इससे उन लोगों की पीड़ा, उन लोगों की तकलीफ थोड़ी थोड़ी कम हो सकती है जो सोशल मीडिया के सताए हुए हैं या सोशल मीडिया के शिकार हैं। ये भी बात है कि सर्विस प्रोवाइडर्स कानून को मानेंगे और अगर वे नहीं मानेंगे तो उन्हें उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो अभी इस बारे में एकदम नहीं कहा जा सकता कि ये कितना प्रभावी होंगे, इससे ये अपने उद्देश्यों में कितना सफल होंगे और सोशल मीडिया का दुरुपयोग कितना रुक सकेगा, इस बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये बात तय है कि सोशल मीडिया पर किसी की भी बेइज्जती या बदनामी करने के लिए 3-4 घंटे काफी होते हैं, और अगर किसी को 24 घंटे भी बदनामी के लिए मिल जाए तो इसमें वो अपना काम कर जाएगा। अभी तो ये कानून सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बड़े ही सॉफ्ट, कोई कड़ा कानून का डंडा नहीं है, लेकिन उपभोक्ताओं की जो जरूरतें हैं और उम्मीदें हैं वो इससे तो पूरी अभी नहीं हो सकती। इससे सोशल मीडिया के यूजर के लाइफ में कोई चेंज आएगा या नहीं, ये बात भी अभी नहीं कही जा सकती। लेकिन यह तय है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते वक्त कोई भी व्यक्ति यदि सोचेगा कि उस पर कानून की निगाहें हैं और अगर उसने कोई दुर्भावनापूर्वक खबर, कोई फेक न्यूज ओरिजिनेट की है तो उसे इस बात की चिंता रहेगी कि कानून उस तक पहुंचेगा। आने वाले कुछ महीनों में इन कानूनों को चुनौती देने वाले लोग अदालत की शरण भी लेंगे। ये भी कहा जाएगा कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी इनसे प्रभावित होती है। इन कानूनों को निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिलने वाली है। हो सकता है कि इन गाइडलाइन में, इन तमाम सरकार के विचारों में कोई परिवर्तन हो, ये भी संभव है। लेकिन एक बात तय है कि सेल्फ रेगुलेशन को लेकर सरकार ने जो अपेक्षा की थी वो लंबे समय से पूरी नहीं हुई है। सरकार ने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन का कोई कानून भी संसद में पास नहीं किया है, इसलिए अभी एथिक्स की बात हो रही है। एथिक्स पर ही सारी बातें चल रही है और सेल्फ रेगुलेशन की बात चल रही है। दुनिया के कुछ देशों में सोशल मीडिया के लिए बड़े कानून हैं, बड़े कड़े कानून हैं। भारत में इतने कड़े कानून अभी नहीं है, लेकिन यह बात तय है कि कानून के डंडे की आवाज जब तक सुनाई नहीं देगी लोग मानेंगे नहीं, अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे। तो देखते हैं ये रेगुलेशन कितना काम करता है और हम सोशल मीडिया पर कितने ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। मित्रों, मेरे इस कार्यक्रम को लाइक कीजिए, मेरे इस कार्यक्रम पर कमेंट भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली पोस्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।